Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 2nd of February. Now this is a no brainer कि आज के जितने भी एडिटोरियल आए हुए हैं सबके सब कहीं ना कहीं बजट के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। एंड बजट को हम एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम आज सारे एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे। बट स्टिल वी नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया कि एग्जैक्टली इस बार के बजट में आया क्या है, ठीक है। क्या मेन थीम्स क्या है इस बार के बजट की, ठीक है। हमें इस चीज के ऊपर एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। इसी चीज के लिए हमने दो एडिटोरियल को यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे। मतलब देखिए, फर्स्ट जो एडिटोरियल है इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि बजट जो है कैसे बहुत बड़े बड़े होप्स दे रहा है, बट उतने अच्छे आइडियाज, कुछ न्यू आइडियाज नहीं है, ठीक है। मतलब सेम आइडियाज जो पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं उसी आइडिया को यहां पर कहीं ना कहीं रीट्रेट किया गया है। तो देखिए, यू मस्ट रिमेंबर एक चीज, यहां पर जब भी इंडिया का बजट आएगा या फिर किसी भी कंट्री का बजट आएगा ना, तो दे विल ऑलवेज बी सम एक्सपर्ट्स जो कि इसके फेवर में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि इसके अगेंस्ट में होंगे। बिकॉज एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप ज्योग्राफी का आप कोई लेक्चर करेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगा कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना बहुत ही लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एंड उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें अपने सारे के सारे पॉपुलेशन का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो कंट्री का जो बजट है उसका एक्चुअली मीनिंग ये है कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो जब रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ सेक्टर्स जो होंगे उनको पैसा मिलेगा एंड कुछ सेक्टर्स डेफिनेटली ऐसे रह जाएंगे जहां पर पैसा नहीं मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ये तो हर बार होने ही वाला है। तो कोई भी बजट आएगा, किसी भी कंट्री का आएगा, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स डेफिनेटली उसके फेवर में होंगे और कुछ एक्सपर्ट्स उसके अगेंस्ट में होंगे। Now, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट वी मस्ट हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। हमें पता होना चाहिए कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वी मस्ट रिमेंबर कि इस साल किस चीज के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, मतलब किस चीज से ज्यादा होप्स थी। बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहां पे आना चाहिए था? हेल्थ सेक्टर, राइट, एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज दीज आर द सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैसा यहां पर आना चाहिए, बट अगेन इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर बजट के अंदर क्या हुआ है यही हमें प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा ना यूपीएससी मेंस के अंदर, तो यूपीएससी मेंस ये कभी नहीं बोलेगा आपको कि राइट अ समरी ऑन द, मतलब इस साल के कौन कौन से स्कीम्स आए हैं वो सब लिख के दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। बजट के बारे में जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो इट कैन बी कि अगर पिछले 2 सालों के अंदर एजुकेशन सेक्टर इतना ज्यादा नीचे हो गया है तो इस साल हमारे बजट ने कौन कौन से एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए हैं, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। कि सेक्टोरल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मेंस के अंदर, ठीक है। सेक्टोरल स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे प्री के अंदर, मतलब आपको अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको हमेशा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा। आपको याद रखना है हमेशा आपको ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से आपको कभी भी कोई डेटा याद नहीं करना है, मतलब 16.4%, 4%, 3%, ये सब कभी भी याद नहीं करना है। यू जस्ट रिमेंबर द ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्टैग्नेंट है, कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है, कितनी स्लो इंक्रीज हो रही है, ये ट्रेंड्स जानना है आपको, ठीक है। एंड ये जो ट्रेंड्स बनते हैं, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ट्रेंड्स कभी भी एक साल के अंदर नहीं बनते हैं, ट्रेंड्स हमेशा 2 से 3 सालों के अंदर बनते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको जब भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है तो आपको हमेशा ये चीज पे ध्यान देना है कि पिछले 5 सालों में इस चीज के बारे में क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको जीडीपी देखना है, ठीक है। तो जब भी आप जीडीपी को देखेंगे ना, तो यू मस्ट रिमेंबर कि पिछले 5 साल में हमारा जीडीपी क्या आगे बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रेंड्स के बारे में प्रॉपर्ली मालूम करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइट के अंदर हम यहाँ पर इन दोनों को डिस्कस करेंगे और इसी वे में आपको अपने बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करना है, ठीक है। बट डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है जिसमें 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। वो दोनों एक्चुअली आपको स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। सिमिलरली हम बजट के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे और उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी स्पेशली हमारे यूपीएससी के लिए, उन सब चीजों को प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। जो ऑथर है वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर ये मेंशन करते हैं कि बजट जो है वो होप्स काफी अच्छे प्रोवाइड करता है, बट आइडियाज उतने न्यू नहीं है। मतलब आइडियाज जो है कहीं ना कहीं पुराने आइडियाज है, बट देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पुराने आइडियाज है। नाउ देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक ऑथर का स्टेटमेंट है। आपको इस स्टेटमेंट को पूरी एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इस स्टेटमेंट को ही पूरी तरीके से ट्रुथ मान लेना है। आपको अब इस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली सोचना है, समझना है, एक प्रॉपर डेटा और फैक्ट्स के साथ उसको समझना है। उसके बाद आपको अपना एक खुद का एक वैल्यू एडिशन देना है, आपको एक फाइनल अपना खुद का वो निकालना है, एंडिंग निकालना है कि क्या सच में यहाँ पर होप्स ज्यादा है और आइडियाज नहीं है, क्या है एग्जैक्टली। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर का स्टार्टिंग ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने 4th लगातार ये प्रोवाइड किया, मतलब पिछले 4 सालों से लगातार वो फाइनेंस मिनिस्टर है और उन्होंने जो इस साल का बजट दिया है वो कुछ बहुत ज्यादा उसमें आइडियाज न्यू नहीं है, बट स्टिल वो होप्स काफी अच्छे प्रोवाइड करता है। लेट्स सी, देखिए पिछले 2 सालों में अगर हमने देखा है तो कोविड के कारण हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे गई है, राइट। उसके कारण हमारी इकोनॉमी जो है, जो एक चीज ढूंढ रही है वो ये है कि हमें एक ड्यूरेबल वो चाहिए, ठीक है, एक ऐसा पेस चाहिए जिस पेस से हम ग्रो कर सके यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज को एक्चुअली हम ढूंढ रहे हैं, एज अ कंट्री ढूंढ रहे हैं। और अगर आप पिछले
साल देखेंगे, यानी कि 2021-22 का अगर आप फिस्कल ईयर देखेंगे, उस साल हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी। जहां तक कि एक ऐसा टाइम आया था जब हमारी जीडीपी -22% तक पहुंच गई थी। ठीक है, मतलब दिस वाज द टाइम, एक क्वार्टरली जो हुआ था यहाँ पर, जो डिक्लाइन हुआ था, वो इतना ज्यादा हम नीचे गिर चुके थे। तो इन सब से रिकवर करने के लिए हमें एक ऐसा पेस चाहिए जो कि हमें फिर से ऊपर उठा सके। तो इस बार की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने ऑल्दो बहुत सारे काम किए हैं, बट स्टिल उन्होंने कंज्यूमर स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई है। कंज्यूमर स्पेंडिंग का सीधा सा मतलब है आप और मैं जो भी पैसे खर्च करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे हाथों में पैसा होना चाहिए, राइट। उन पैसों के मतलब लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, अगर है भी तो उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। नाउ आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस के बीच में, प्रीवियस जो वीडियोस है उसके बीच में एक चीज देखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथों में जो पैसा है, जो भी उसका रियल इनकम है, उसका इरोजन कब होता है, मतलब पैसे की वैल्यू इरोड कब होती है, पैसे की वैल्यू कम कब हो जाती है, जब भी इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन आएगा तब तक पैसों की वैल्यू हमेशा इरोड होगी, पैसों की वैल्यू हमेशा डाउन हो जाएगी। तो देखिए समझिए, अगर इन्फ्लेशन आता है तो क्या होगा, मान लीजिए कि एक चीज पहले आपको 10 रुपीज की मिलती थी, ठीक है, अब सेम चीज आपको 12 रुपीज की मिलती है। इसका मतलब क्या है, जो चीज पहले 10 रुपए में एक्सेसिबल थी, उसी चीज को खरीदने के लिए आपको अब 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 12 रुपए अब वो 10 रुपए के बराबर हो चुके हैं। इसीलिए कहते हैं इस 10 रुपए की वैल्यू यहाँ पे इरोड हो गई है, अब इस 10 रुपए की वैल्यू जो है 12 रुपए के बराबर आ गई है। इसे कहते हैं रियल इनकम का इरोड होना। वही बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि जो रियल इनकम लगातार इरोड हो गया है, उसको मतलब ठीक करने के लिए, बेसिकली इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और स्पेशली जो भी लोअर क्लास के लोग थे ना, उन लोगों को जो पैसा प्रोवाइड करना था, मतलब उनके हाथों में पैसा जाना चाहिए था, वो पैसा उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाया। अब समझते हैं एग्जैक्टली बजट के, हम डिफरेंट सेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली डिफरेंट सेक्टर्स में बजट ने क्या क्या प्रोवाइड किया। सबसे पहली बात तो बजट ये बोलता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट करने की बात करता है। ठीक है, देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, कोविड के टाइम में कोविड के टाइम में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से वो हो चुका था, ठीक है, डिक्लाइन हो चुका था। नाउ किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहली होती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और सेकंड होती है प्राइवेट का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो। देखिए गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करता है ना, वो हमेशा वेलफेयर के मोटिव से करता है, मतलब लोगों तक खाना पहुंचाना है, लोगों तक पानी पहुंचाना है, लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है। बिकॉज गवर्नमेंट जो है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसका मेन काम यह है कि वेलफेयर पहुंचाना। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग करेगा वो हमेशा वेलफेयर के मोटिव से करेगा। बट जो प्राइवेट जो स्पेंडिंग करता है ना, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के मोटिव से करता है, वो एक्चुअली प्रॉफिट के मोटिव से करता है। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक्चुअली हमारे इंडिया को या फिर किसी भी कंट्री को ग्रोथ के मतलब उस पे टारगेट पे लेके जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, और कोविड के कारण जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है। बिकॉज ऑब्वियसली सारे के सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, कोई लेबर्स नहीं है, कोई काम करने के लिए लेबर्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो एक्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कहां से होगा। तो इस चीज के लिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फर्स्ट चीज जो ये बोली है कि पब्लिक जो है, गवर्नमेंट जो है, वो एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि जो प्राइवेट है उसको पैसा मिल सके। मतलब गवर्नमेंट यहां पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट यहां पे प्राइवेट सेक्टर को पैसे दे रही है ताकि प्राइवेट यहां पर अपने पैरों पे फिर से उठ सके। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो पहली चीज क्या हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहां पर बूस्ट किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट यहां पे प्राइवेट के अंदर पैसा वो कर रही है, इन्फ्यूज कर रही है। ठीक है, अब इसको समझिए, इस साल जो बजट है, बजट में बोला गया है कि अराउंड 7.5 लाख करोड़ इतने रुपए यहां पर जो मतलब प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। ठीक है, इतना। अब ऑथर का बोलना यह है कि लास्ट ईयर आपने दिया था 6 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको। इस साल आपने उसको अराउंड 1.5 लाख करोड़ इंक्रीज कर दिया, तो आपने कौन सी मतलब बहुत ज्यादा आपने इंक्रीज नहीं किया है, पॉइंट ये है। बट द पॉइंट इज, देखिए अभी हमारी जो हमारी कंट्री है उसको और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं जो कि मीट करनी है। अभी हम इस वीडियो के अंदर और जो हमारी बजट की जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हमारी कंट्री के अंदर जो पिछले 2-3 साल से प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली कोविड के टाइम से, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। उसके कारण जो हमारी प्रायोरिटीज है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई है। ठीक है, तो उस प्रायोरिटीज को हमें प्रॉपर्ली अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पैसा सबको देना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट काम जो किया गया है, ऑल्दो 6 लाख करोड़ लास्ट टाइम दिया गया था, उसको 1.5 लाख करोड़ इंक्रीज करके 7.5 लाख करोड़ इस बार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो कनेक्टिविटी मॉडल है, उसको इंक्रीज करने के लिए गति शक्ति नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नाउ इस प्रोग्राम के बारे में आप 2 साल से ऑलरेडी सुन रहे होंगे। ठीक है, गति शक्ति इज नॉट ए न्यू प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इस चीज के ऊपर, इस चीज के अंदर एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसा इन्फ्यूज किया गया है इस पर्टिकुलर बजट के अंदर। नाउ ध्यान से सोचिए, गति शक्ति का सीधा सा मतलब यह है कि ये हमारी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि देखिए ग्रोथ तो होगा ही पर सस्टेनेबल होगा, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, दोनों ही बेसिस पे, यानी कि दोनों ही रास्ते पर एक साथ लेके चलना चाहता है और हमारी कंट्री को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। गति शक्ति का मेन एम ये है, टोटल 7 जो इंजन है, मतलब डेवलपमेंट के जो इंजन है, उसको एक साथ लेके चलना, मतलब डेवलपमेंट कराना। कौन कौन से, देखिए रोडवेज, रेलवेज,
एयरवेज एंड वाटरवेज, ये चार तो हो गए, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। इसके अलावा देखिए वाटरवेज है तो अगर वाटरवेज बनेगा तो उसको वहां पर बोट्स की डॉकिंग के लिए पोर्ट चाहिए होंगे 5। अब इन सबको कनेक्ट करने के लिए एक मास ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा जो कि एयरपोर्ट्स को, रेलवेज को, सबको कनेक्ट कर सके। एंड फाइनली इन सबके प्रॉपरली काम करने के लिए एक लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो ये 7 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, 7 डिफरेंट फील्ड्स हैं जिन सबको हमें साथ में लेकर चलना होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए बोला जा रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च मतलब वो हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमारी कंट्री जो है पोटेंशियली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हमारी कंट्री का पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, हमारी कंट्री का जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान से सोचिए, अगर हमारा रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, हर चीज अगर वहां पर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है तो हमारी जो रूरल अर्बन कनेक्टिविटी है, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम में, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रूरल अर्बन का जो इशू है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और प्रॉब्लम्स मतलब अगर प्रॉब्लम्स खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी इंक्रीज होगा और जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली आगे आकर काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट यहां पर जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि ऑल्दो गति शक्ति प्रोग्राम को लॉन्च करने के बारे में बात तो की गई है, बट इस बजट के अंदर डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। मतलब वो डिटेल्स नहीं बताए गए हैं, वो स्पेसिफिक्स नहीं बताए गए हैं कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कितना पैसा दिया जाएगा। सिर्फ 2 ही ऐसे पार्ट्स यानी कि रोडवेज एंड रेलवेज, सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए अलग से पैसे यहां पर बताए गए हैं कि ठीक है रोडवेज को हम इतना पैसा देंगे, रेलवेज को देंगे, बट वाटरवेज और एयरवेज इन सबको कितना कितना पैसा दिया जाएगा इसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं बताया गया। नो इसके अलावा बजट के अंदर एक मास्टर प्लान बनाया गया है फॉर एक्सप्रेसवेज। नो एक्सप्रेसवेज का मतलब क्या है, आपने रोडवेज देखे होंगे, देखिए एक होता है सिंपल रोड, इसे कहते हैं 2 लेन रोड, मतलब एक गाड़ी इधर से जाती है, एक गाड़ी इधर से आती है, दे आर कॉल्ड अ सिंगल 2 लेन रोड। नो इसको अगर आप इंक्रीज करके 6 लेन रोड कर देंगे, मतलब देखिए दिस थिंग एंड दिस थिंग, मतलब 3 पैरेलल रोड्स एक साथ काम चल रही हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सप्रेसवेज। नो एक्सप्रेसवेज नॉर्मली ऐसी रोड्स होती हैं जो कि 6 लेन रोड्स होती हैं, बट इवन 8 लेन रोड्स भी हो सकती है। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है, 6 लेन और 8 लेन रोडवेज, दे आर कॉल्ड एज एक्सप्रेसवेज, उसको बनाने की बात की जा रही है स्पेशली इस साल के बजट के अंदर, जहां पर बोला गया है कि एडिशनल 25,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स यहां पर बनाया जाएगा, जो हमारा जो एनएच है यानी कि नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है टोटल, उसके अंदर ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे रोडवेज को यहां पर कनेक्ट करने के बारे में ये बात की गई है। इसके अलावा सेकंड चीज, ये तो हो गया रोडवेज के लिए। अब देखिए रेलवेज के लिए बोला जा रहा है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म गुड्स मतलब सामान और पीपल दोनों का मूवमेंट अगर कराना है तो उसके लिए हमारे पास एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो कि हमें रोडवेज प्लस रेलवेज दोनों प्रोवाइड कर सकता है। देखिए पीछे यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि सिर्फ रोडवेज एंड रेलवेज इन दोनों के बारे में प्रॉपर्ली मतलब इस बजट के अंदर वो बताया गया है, स्पेसिफिकली बताया गया है। तो ये देखिए, ये बताया गया रोडवेज के अंदर और ये बताया गया रेलवेज के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीजें यहां पर बताई गई हैं, इसके अलावा किसी और सेक्टर के बारे में स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है। नेक्स्ट इज हेल्थ स्पेंडिंग। नाउ पिछले कुछ जितने भी एडिटोरियल की वीडियोस थे उसमें हमने एक चीज हमेशा बात की है कि हेल्थ के ऊपर स्पेंड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस साल का तो इस साल उतना ज्यादा हेल्थ के ऊपर अलग से स्पेंड नहीं किया गया है, ठीक है। बिकॉज इसका एक बहुत ही बेसिक रीजन ये है कि पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट जो है लगातार ही हेल्थ के ऊपर स्पेंड करती जा रही है, ठीक है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उसने काफी ज्यादा स्पेंड किया है। सो यस, कहीं ना कहीं हमें मान सकते हैं कि हेल्थ की स्पेंडिंग जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। देखिए अगर तो ऐसा होता कि पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ने कोई भी खर्चा नहीं किया होता हेल्थ के ऊपर, तो यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना होता। बट द पॉइंट इज पिछले 2 सालों के अंदर ऑलरेडी काफी सारे पैसे खर्च किए गए हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, हेल्थ के मतलब हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने के ऊपर, हॉस्पिटल्स बनाने के ऊपर, ठीक है। इन सब चीजों को यहां पर ध्यान में रख करके जो हेल्थ स्पेंडिंग है पिछले 2 सालों के अंदर काफी किया गया है। ये स्टेटमेंट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मतलब उन्होंने बोला है, इसलिए इस साल हेल्थ केयर के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट मतलब जॉब्स, इनकम्स, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा अलग से पैसा खर्च नहीं किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहां पर एक चीज ये बोली है कि पैंडेमिक की अगर 2 वेव से मतलब जो पैंडेमिक के जो 2 वेव्स अभी पिछले हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, उससे अगर हमें एक चीज जो सीखा है वो ये है कि हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जो मतलब जहां पर लगातार आपको स्पेंडिंग करते रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हेल्थ केयर पे आप 1 साल स्पेंडिंग करेंगे उसके बाद रुक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हेल्थ केयर पे आपको लगातार स्पेंडिंग करते रहनी, ठीक है। अगर आप लगातार स्पेंडिंग करते रहेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर बजट के अंदर एक्स्ट्रा एलोकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए हेल्थ केयर के ऊपर लगातार खर्च होता रहेगा और जितना पैसा पिछली बार खर्च होने वाला था उतने के आसपास ही पैसा फिर से खर्च होने वाला है, ठीक है। बट एक जो एक्स्ट्रा चीज जो इस साल की गई है हमारे हेल्थ स्पेंडिंग के अंदर वो ये है कि एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। टेली का सीधा सा मतलब है टेलीकॉम यानी कि टेलीफोन के थ्रू मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया है। देखिए आपको एक चीज तो डेफिनेटली पता है कि कोविड के कारण बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस, मेंटल जो इश्यूज के केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इन सबको टैकल करने के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। इसके अलावा देखिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि हमारी कंट्री जो है वो इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण हम कहीं ना कहीं इस चीजों में पीछे रह जाते हैं अगर वो कंट्री हमें इंपोर्ट करना बंद कर दे तो, ठीक है। इसलिए हमने अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी को इंक्रीज करने के लिए यहां पर इस पर्टिकुलर बजट के अंदर बात की है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो सेल्फ रिलायंस है यानी कि आत्म जो होते हैं मतलब खुद के ऊपर जो रिलाय करते हैं उस चीज को यहां पर इंक्रीज करना है। इसलिए हमें अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, स्पेशली लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। मतलब अगले 5 से 10 सालों का प्लान बनाया तो हमें अपने डोमेस्टिक जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। और इसमें अगर आप देखेंगे हमारे इंपोर्ट सारे के सारे सेक्टर को सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा गन्स और जो डिफेंस की जो चीजें हैं उसको हम सबसे ज्यादा यहां पर इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो हमारा डिफेंस फोर्सेस है उसको इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं बनाने के लिए, मतलब उसी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को फिनिश करने के लिए हमारे जो टोटल जो डिफेंस के लिए जितना भी पैसा दिया गया है, मतलब जो बजट दिया गया है उसका 68% पैसा बोला गया है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें जो डिफेंस फोर्सेस को चाहिए वो हमारी कंट्री के अंदर ही बनाई जाएंगी इन द नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। नाउ देखिए अगेन ऑथर का ये बोलना है कि जो डिफेंस सेक्टर है उसकी में लास्ट ईयर 58% का टारगेट रखा गया था, मतलब टोटल जितना पैसा डिफेंस सेक्टर के अंदर है उसका 58% पैसा यहां पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जाएगा। इस बार इसको इंक्रीज करके 68% कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक्जैक्टली काफी ज्यादा पैसा जो डिफेंस सेक्टर का वो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आने वाला है। नेक्स्ट इज टैरिफ यानी कि टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। देखिए टैक्सेस को यहाँ पर रैशनलाइज करना बहुत ही जरूरी था, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर रैशनलाइज मतलब किया है, ठीक है, इस साल के टैक्सेस को। स्पेशली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम बाहर से मतलब खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। देखिए हमारा एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हम रॉ मटेरियल को पिछले कुछ सालों के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली कुछ महीनों के अंदर एक्चुअली हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाकर हम फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टैरिफ रैशनलाइजेशन किया गया जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, इनपुट्स, एमएसएमई यूनिट्स, प्रोजेक्ट्स, कैपिटल गुड्स, इन हर चीज के ऊपर हमने कहीं ना कहीं टैक्स को रैशनलाइज करने की कोशिश की है। कुछ के अंदर टैक्सेस को डिक्रीज कर दिया, कुछ के अंदर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। देखिए रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि टैक्सेस को इंक्रीज किया हुआ है, रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डिक्रीज किया हुआ है। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि वो टैक्सेस काफी नीचे है और उसको ऊपर लेके आना है तो उसको ऊपर कर दो, ठीक है। और मान लो कि टैक्सेस काफी ज्यादा है तो उसको नीचे कर दो। इसे कहते हैं रैशनलाइज करना, मतलब जैसा जरूरत है उसके हिसाब से खुद को चेंजेस करते रहना। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए अचानक से अगर टैक्सेस यहां पर चेंज हो गए हैं तो इससे कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स आएंगे। जो लोग हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उनको थोड़े थोड़े इफेक्ट यहां पर पड़ सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो चीजें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म गुड्स होती हैं, जैसे कि जो रोड्स को बनाने के लिए काम आती है, उन चीजों को कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप डायरेक्टली फाइनली कंजम्पशन के लिए, जैसे मान लीजिए टीवी है, ठीक है। टीवी एक ऐसी चीज है जो कि आप अगले 10 साल तक, 15 साल तक यूज करेंगे लगातार, दे आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो जो कैपिटल गुड्स है उसके जो इंपोर्ट्स हैं वो ग्रेजुअली यहां पर कहीं ना कहीं देखा गया, उनके रेट्स को यहां पर फेज आउट किया गया है। इसका मतलब क्या है? पहले मान ली, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। टीवी इज नॉट मतलब वन ऑफ दोस, बट टीवी का आपको एक एग्जांपल दूं तो टीवी देखिए, मान लीजिए आपने जो टीवी आप पहले खरीदते थे उसके ऊपर जो भी आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, मतलब मान लीजिए कि आप यूएसए से कोई टीवी खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगता था वो पहले काफी कम लगता था, बट उसको इंक्रीज करके फिलहाल 7.5% पे किया गया है। मतलब जो भी कंसेशनल रेट्स है, मतलब जो कंसेशन मिलता था उसको फेज आउट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। उसके कारण थोड़े से यहाँ पे टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, जिसके कारण शॉर्ट टर्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको हर्ट हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म देखिए, ये तो मैंने आपको टीवी का एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारी कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे मशीन्स वगैरह हो गई। तो मशीन्स अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है बाहर की कंट्री से अगर मशीन्स को इंपोर्ट करेगा तो उसको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे एज कंपेयर टू जो पिछले होता था। तो शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। नेक्स्ट सेक्टर जो हमारे बजट के अंदर बात की गई है दैट इज अबाउट वर्चुअल करेंसी। देखिए वर्चुअल करेंसीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि आपने देखा होगा पिछले 2 सालों के अंदर लगातार डिबेट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, बिटकॉइंस के ऊपर, वर्चुअल करेंसीज के ऊपर लगातार इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर जो हमारे ऊपर जो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि कैसे हम एक्जैक्टली डील करेंगे इस वर्चुअल करेंसी से, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो ट्विन ट्रैक अप्रोच यहां पर स्टार्ट किया है, ठीक है। ट्विन ट्रैक अप्रोच का मतलब है दो पैरेलल चीजें जो है साथ में चलेंगी, लेकिन दोनों चीजें बिल्कुल मतलब ऑपोजिट, देखिए 2 ऑपोजिट चीजें होंगी लेकिन दोनों साथ में चलेंगी, दे आर कॉल्ड एज ट्विन ट्रैक अप्रोच। समझते हैं। पहला अप्रोच ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम एक सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी आरबीआई जो है वो खुद की अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, मतलब डिजिटल रूपी लॉन्च किया जाएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर डिजिटल रूपी इट विल बी मोर एफिशिएंट एंड इट विल बी वेरी चीपर, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से हम मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर धीरे धीरे, देखिए अचानक से हमें अपनी करेंसी को डिजिटल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अचानक से अगर जो करेंसी डिजिटल बनती है ना उसका कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें अचानक से नहीं करना है, हमें ग्रेजुअली करना है। अगले 3-4 सालों के अंदर, हो सकता है अगले 5-6 सालों के अंदर हम धीरे धीरे अपनी करेंसी को डिजिटलाइज करना है। इसी चीज के लिए तो पहली चीज तो ये बोला गया है कि सेंट्रल बैंक अपना हमारी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, बट साथ ही साथ यहां पर बोला गया है कि जो डिजिटल करेंसी जो भी लॉन्च किया जाएगा उसके ऊपर जो भी यहां पर मतलब जो भी ट्रांजेक्शंस वगैरह होंगे उसके ऊपर 30% तक का टैक्सेस पे करना होगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक तरफ तो डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है, बट सेकंड चीज ऐसा ना हो कि हर एक पर्सन यहां पर जो फिजिकल रुपया है उसको छोड़ दे, सबके सब उस तरफ भागना स्टार्ट कर दे, इसलिए इसके ऊपर टैक्स सभी इंक्रीज कर दिए गए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ट्विन ट्रैक अप्रोच। तो एक तरफ तो इसको आपने लॉन्च किया है, सेकंड तरफ आपने उसको ये बोला है कि अभी आप मतलब पूरी तरीके से इसके ऊपर शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर टैक्सेस सभी इंक्रीज कर दिए गए हैं। नाउ आरबीआई जो ये डिजिटल करेंसी बनाएगा, ऑब्वियसली उसको ब्लॉकचेन एंड जो आसपास के जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको यूज करके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बनाया जाएगा। नाउ ऑथर जो है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये बोलते हैं कि देखिए ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि जितने भी यहाँ पर टैक्सेस को इंक्रीज किया गया है, जो डिजिटल करेंसी के ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस इंक्रीज कर दिए हैं, बहुत सारे जो कंसेशनल रेट्स थे उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, मतलब कंसेशनल रेट्स को फेज आउट करके टैक्सेस को इंक्रीज किया गया है। पॉइंट इज कि क्या इसका कोई फायदा होने वाला है, क्या गवर्नमेंट ने इसे सिर्फ अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए किया है, या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर कोई फायदा सोच रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर हमें थोड़ा देखना होगा, और इस चीज का देखिए जो असेसमेंट होगा अगले 2 से 3 सालों के अंदर ऑब्वियसली मालूम चलेगा। ये शॉर्ट टर्म में कुछ भी मालूम नहीं चलने वाला है, लॉन्ग टर्म में जब स्टडीज होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगी, तब जाकर पता चलेगा कि एक्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फाइनली इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर जो हमारे जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि एक यहाँ पर प्लान है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का। नाउ सिंपल वर्ड्स में अगर आप एसेट मोनेटाइजेशन को समझेंगे, इसका सीधा सा मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा एयर इंडिया का जो पहले पब्लिक बॉडी हुआ करती थी, इसको गवर्नमेंट ने बेच दिया और इसको प्राइवेट बॉडी ने खरीद लिया। ना जब भी प्राइवेट बॉडी खरीदेगी तो हमेशा गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसे पे करती है, जैसे कि इस बार इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए पे किए। तो पॉइंट इज कि जो एसेट मोनेटाइजेशन होता है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर अब जो लेटेस्ट जो बजट आया है उसके अंदर ये बोला गया है कि जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा गया। देखिए हमने जो टोटल प्लान बनाया था, जो हमने लास्ट ईयर जो प्लान बनाया था कितना हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, दैट वाज अराउंड 1.5 लाख करोड़ का। ठीक है, इतने का बनाया था, बट द पॉइंट इज कि जब हमने इसको रिवाइज किया, मतलब जो हमने सच में चेक करना स्टार्ट किया कि क्या सच में हमें इतना पैसा मिल सकता है, तो मालूम चला कि इतना पैसा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इस बार हमने फिर जो रिवाइज करके जो हमने एक्स्ट्रा एस्टिमेट बनाया, दैट वाज अराउंड 78,000 करोड़ कि हमें हो सकता है कि इतने रुपीस तक मिल जाए एसेट मोनेटाइजेशन से, मतलब डिफरेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके। बट द पॉइंट इज कि जो एक्चुअल पैसा हमारे पास आया है दैट इज अराउंड 65,000 करोड़ पिछले एक साल के अंदर। बट आपको ध्यान रखना है अभी भी ये हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, अभी फरवरी से लेकर के अप्रैल तक अभी भी यही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और 65,000 करोड़ हमारे पास आ चुके हैं। हो सकता है कि अगले कुछ सालों के अंदर और भी कुछ चीजें बिक जाए और 78,000 करोड़ तक पैसा आ जाए। ये पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये शॉर्ट टर्म के लिक्विडिटी की तरह यूज करती है, जहां पर अलग अलग चीजों को, मतलब जैसे वेलफेयर स्कीम्स हो गई, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए, कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गया, इन सब चीजों को फंडिंग करने के लिए यहाँ पर इन पैसों को प्रोवाइड किया जाता है। बट अगेन आपको ये देखिए, ये मैंने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बहुत ही बेसिक आइडियाज दिए हैं कि एक्जैक्टली हमारे बजट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कितना पैसा यूज किया गया है। आपको इसको बहुत ही ध्यान से मतलब नहीं देखना है, बिकॉज अभी हम इसको बजट के ऊपर एक अलग सा वीडियो देखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली उसके अंदर देखिए, जैसे एसेट मैनेजमेंट है तो उसके अंदर एक्जैक्टली कौन कौन से डिटेल्स हुई हैं, हम हर एक चीज को प्रॉपर्ली समझेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट हमारा एडिटोरियल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। देखिए ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है कि हमारी जो कंट्री की सबसे अभी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारा ग्रोथ तो एक्सेलरेट होना ही चाहिए, बट साथ में हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ एक चीज जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में वो ये था कि जब भी कोई बजट आएगा तो हमेशा कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे होंगे जो उसके फेवर में लिखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके अगेंस्ट में लिखते हैं। बिकॉज देखिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज अगर हमारे पास टोटल 5 सेक्टर हैं, मान लीजिए कि जिसके अंदर हमें रिसोर्सेज देने हैं, मतलब एलोकेट करने हैं, तो हम 5 सेक्टर के अंदर पूरी तरीके से एलोकेट नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। तो मान लीजिए कि हमने पहले 3 सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे पैसे दे दिए और इसमें ज्यादा पैसे नहीं दे पाए, तो कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो इस तीनों के बेनिफिट्स लिखेंगे कि एक्जैक्टली क्या क्या फायदा हुआ है हम इन तीनों सेक्टर्स के मतलब पैसा मिलने के कारण। और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे होंगे जो इस दोनों को लेकर लिखेंगे कि एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो पैसा नहीं मिला है उससे क्या क्या घाटा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने देखा था वो हमने घाटे वाला देखा था, जहां पर ऑथर ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि एक्जैक्टली बहुत सारी चीजों के अंदर गवर्नमेंट ने पैसा नहीं स्पेंड किया है। जो सेकंड हम देखने वाले हैं, एक ऐसा ऑथर का देखेंगे जो कि एक्चुअली अप्रिशिएट कर रहा है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है, स्टेबिलिटी को यहां पर प्रमोट करने की कोशिश किया। देखिए इसे हम समझते हैं। पहली बात तो अगेन कोविड-19 पैंडेमिक था, पैंडेमिक के कारण हमारी कंट्री जो लगातार इकोनॉमिकली डाउन जा रही थी, हम दो यहां पर हमारे सामने सबसे बड़े इश्यूज थे। यहां पर फर्स्ट चीज हमारा ग्रोथ यहां पर पूरी तरीके से फॉल्टर हो गया था। अगेन आपको मैं एग्जांपल देता हूं, पिछले साल क्वार्टर थर्ड यानी कि -22% पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, मतलब दैट वाज वन ऑफ द ड्रेडफुल सिचुएशन जहां पर हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। सेकंड चीज, अगर ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो जाएगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। इसका मतलब है ग्रोथ नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इश्यूज हैं। अब इस चीज के कारण ये तो यहाँ पर दो इश्यूज है जो कि हमारे कंट्री के अंदर चल रहे हैं। अब बहुत सारे इश्यूज जो है वो हमारी कंट्री के बाहर भी चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, स्पेशली जो पेट्रोल डीजल इस सब के जो क्रूड ऑयल है उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। इन सब के कारण क्या हुआ है,
कि इन्फ्लेशन का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब प्राइसेस इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन आ जाना, महंगाई आ जाना। अब देखिए, समझिए, बहुत सारी एडवांस इकोनॉमी जैसे कि यूएसए, यूके, इन सब ने क्या किया है, अपनी अपनी कंट्री के अंदर से लिक्विडिटी को ड्रेन करना स्टार्ट कर दिया है और अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? आपको याद होगा, हमने आई गेस उसको 2 या 3 दिन पहले अपने एडिटोरियल के अंदर बहुत ही डिटेल में समझा था। अगेन इसको शॉर्ट में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्यों होता है। देखिए, इन्फ्लेशन का मेन कॉज क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना। बट द पॉइंट इज कि प्राइसेस इंक्रीज क्यों होते हैं? प्राइसेस इंक्रीज इसलिए होते हैं बिकॉज लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है, लोगों के हाथ में ज्यादा मनी होता है। अब अगर लोगों के हाथों में ज्यादा मनी है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसा स्पेंड करने को रेडी हो जाएंगे। अगर सोचिए, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो फिर स्पेंड कैसे करेंगे लोग? अगर पैसा ही नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिक मतलब लोग स्पेंड नहीं कर पाएंगे, उसके कारण ऑटोमेटिकली प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि लोग यहाँ पर ज्यादा स्पेंड इसलिए करते हैं बिकॉज लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो अगर किसी तरीके से लोगों के हाथों से पैसा रिड्यूस कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो जाएगा। इसी चीज के लिए जो एडवांस इकोनॉमीज है वो अपनी लिक्विडिटी को ड्रेन कर रही है, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर रिड्यूस कर रही है मार्केट से। और सेकंड चीज, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है। अगर लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा। और सेकंड चीज, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो लोग यहां पर लोन नहीं लेंगे। अगेन लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा और दोनों ही फैक्टर से जो इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है जो हमारी ग्लोबल लेवल पे चल रहा है वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। ऑथर यहां पर सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी इशू चल रही है ग्रोथ एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट का, और जो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे इशूज है ये भी इंडिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है अगर आप इनको साथ में लेके चलेंगे तो अगर देखिए, अगर इन दोनों चीजों को हमें साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारा जो सबसे बड़ी चीज है वो फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जो हमारा बजट है, यानी कि जो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बजट के ऊपर इस बार काफी ज्यादा फोकस आ गया था, मतलब बजट के ऊपर काफी ज्यादा इस बार दारोमदार आ गया था कि हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए इस साल के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो सेकेंडरी बन गया और जो हमारा जो ग्रोथ एंड एक्सेलरेशन है वो काफी ज्यादा आगे निकल गया। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है आपको इसके बारे में अभी वरी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जो फिस्कल प्रॉब्लम, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, सिंपल वर्ड्स में जो फिस्कल डेफिसिट है ना उसको कंसोलिडेट करना, मतलब डेफिसिट को कम करना, मतलब जितना ज्यादा हमने उधार लिया हुआ है उस उधार को कम करना। सिंपल वर्ड्स में उसे कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। तो हमारे कंसोलिडेशन को कम करना ये सेकेंडरी बन चुका है। देखिए, ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं, किया है हमने, बट वो हमने एक साल के अंदर सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की है। हमारा मेन फोकस इस बार ग्रोथ और एक्सेलरेशन के ऊपर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर यहां पर जो ऑथर है वो बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्या ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में सही रही है, इस बार क्या उन्होंने जॉब्स को इस बार क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर बजट के थ्रू। तो जो हमारे ऑथर है वो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने इस बार डिसअपॉइंट नहीं किया है बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। नो, सबसे पहली चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जितना पैसा यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंड कर रही है अलग अलग चीजों को बनाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोडवेज बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, दैट इज ऑलमोस्ट 2.9% ऑफ जीडीपी। दैट इज वेरी वेरी गुड। मतलब हमारे टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट 3% की जो पैसा है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और ये 2.9% जो है वो दैट इज मतलब पिछले साल से अगर आप कंपेरिजन करेंगे दैट इज मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज। मतलब इतना ज्यादा पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये सोचिए, अगर मान लीजिए सेंटर को अगर रोड बनाने हैं तो क्या मतलब सेंटर यहां पर सारे का सारा रोड अकेले बनाना स्टार्ट कर देगा? नहीं, राइट। सेंटर क्या करेगा? यहां पर स्टेट्स की हेल्प लेगा। तो सेंटर ने बोला है कि अराउंड 1 लाख करोड़ यहां पर स्टेट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे और स्टेट्स यहां पर सेंटर की हेल्प करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, स्पेशली रोडवेज, रेलवेज, वो जितनी भी चीजें थी उन सबको यहां पर डेवलप करने में स्टेट्स यहां पर काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब हेल्प कैसे करेंगे? सेंटर यहां पर लोन्स प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को। कैसे? जो लोन्स होंगे दे विल बी इंटरेस्ट फ्री लोन्स, मतलब कोई भी इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं लगाएगा। बिकॉज देखिए, सेंटर यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव से तो ये सब मतलब हो नहीं रहा है, ये सब पूरी तरीके से डेवलपमेंट के मोटिव से हो रहा है। इसलिए स्टेट से कोई भी पैसा यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। जितना पैसा आप ले रहे हो उतना पैसा आप सेंटर को वापस करोगे बाद में। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट फ्री लोन्स। और सेकंड चीज, जितना रेगुलर लोन मिलता था वो तो मिलेगा ही, उसके ऊपर इतना पैसा यानी कि 1 लाख करोड़ और ज्यादा मिलने वाला है इस साल, ताकि जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो सब इसको बना सके। याद है आपको हमने स्टार्टिंग में बात की थी, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, इसके अलावा जो एयरवेज है, इसके अलावा पोर्ट्स हो गए, और फाइनली इन सबको कनेक्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है इन सबको यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सबको यहां पर डेवलप करने के लिए स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये सब तो हो गया नॉर्मल चीजें। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है बजट के अंदर उन्होंने कुछ वेलफेयर स्कीम्स को भी यहां पर ध्यान में रखा है। ठीक है, देखिए, अगर हमें यहाँ पर ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, जॉब्स को एक्सेलरेट करना है, तो हमें कुछ यहाँ पर कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे। वो कॉन्क्रीट स्टेप्स जो लिए गए हैं वो ये बोले गए हैं कि अराउंड टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को। मतलब इतने लोगों के पास जो भी पीने का प्रॉपर पानी नहीं है, एक टैप नहीं है, उनको टैप प्रोवाइड किया जाएगा। और सेकंड चीज, अराउंड 48,000 करोड़ रुपए यहाँ पर अलग किए गए हैं फॉर हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग। आपको याद होगा कल हमने जो बात की थी उसके अंदर एक चीज आपने समझा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है और रूरल है दोनों के ही प्रॉपर मतलब इंप्लॉयमेंट के लिए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बजट के अंदर भी इसको मेंशन किया गया और अराउंड 48,000 करोड़ रुपीस इस चीज के लिए यहां पर डिमार्केट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो टैप वाटर को बनाने के लिए, मतलब टैप वाटर लगाने के लिए और जो हाउसिंग बनाना है, इन दोनों चीजों का मेन एम क्या है?
मेन एम ये है कि इकोनॉमी को फिर से रिवाइव की जाए। बट इससे इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी? देखिए ध्यान से सोचिए, अगर लोग यहाँ पर देखिए, अगर तो यहाँ पर 48,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए गए हैं जिससे कि हाउसिंग को अफोर्ड करना है, तो क्या होगा? होगा ये कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जिसको यहाँ पर वो मिलेंगे, ठेके मिलेंगे, राइट? ठेका मिलेगा तो बेसिकली मतलब वर्ड क्या है, सिंपल वर्ड में समझिए तो उनको बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करने का लिमिट्स मिलेंगे, ठीक है? मतलब लोग वहां पर जाकर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंप्लॉयमेंट होगा, बिकॉज अब जितने भी कंपनीज है वो अकेले तो काम करेंगे नहीं, वो लोगों को यहाँ पर जॉब के अंदर लाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके कारण क्या होगा? यहाँ पर लोगों को जॉब मिलेगा, ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रिड्यूस होगा और ग्रोथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिफरेंट चीजों को प्लान किया हुआ है। इसके अलावा जैसे हमने बात की कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो इंक्रीज किया गया है, इसके अंदर एक चीज को जो ध्यान रखा गया है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, आपको याद है हमने स्टार्टिंग में बात की कि फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ग्रोथ को इंक्रीज करने के बारे में ध्यान दे रही है। देखिए जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो माना जा रहा है कि अभी हमारा 6.9% के आसपास में है। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? मतलब कितना हम इंपोर्ट करते हैं माइनस हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जितना पैसा हमारा इंडिया से बाहर जाता है और कितना पैसा हमारा मतलब वो जाता है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर आता है, दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज टू ट्यून ऑफ अराउंड 6.9%। मैं आपको फर्स्ट जो वीडियो मैंने आपको बताया था बजट का जो सिंप्लीफाइड जो कंसेप्ट थे उसके अंदर मैंने आपको एक चीज हमेशा बताया था कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा परसेंटेज के बेसिस पे होता है एंड इट इज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसका मतलब क्या है? इट इज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 6.9% ऑफ जीडीपी। देखिए बहुत ही बड़ा नंबर है। अब ध्यान से सोचिए, यहां पर हमने पीछे देखा था, ये देखिए यहां पर हमने देखा था कि जीडीपी का सिर्फ 2.9% जो पैसा यहां पर खर्च होने वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को होने वाला है, ठीक है? मतलब सिर्फ इतना पैसा हमारे यहां पर एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल के अंदर जाएगा और इसके कारण ही हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी यहां पर डेवलप हो सकती है। मतलब सोचिए कितना पैसा है ये। तो अगर 2.9% सोचिए पैसा उतना था तो ये तो 6.9% है, मतलब दिस इज टू मच, यानी कि बहुत ज्यादा हमारा कैपिटल डेफिसिट है। बट इस चीज को यहां पर ज्यादा यहां पर ध्यान नहीं रखा गया है, सिर्फ इसको 0.5% डिक्रीज करने के बारे में बात की गई है, जहां पर 6.9% से डिक्रीज करके हमारे फिस्कल डेफिसिट को 6.4% के आसपास लाना है। बिकॉज देखिए अगर फिस्कल डेफिसिट को कम करने के ऊपर अगर आप पैसा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है इन सेक्टर्स के ऊपर जाएगा, फिर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं लगा पाएंगे। इसी चीज के लिए इस बार फिस्कल डेफिसिट को साइड रखा गया है और बाकी जितने भी ग्रोथ एंड जो भी डेवलपमेंट है उसके ऊपर पैसा एक्स्ट्रा लगाया गया है, ठीक है? अब जो 6.4% हमारा जो इस बार का फिस्कल डेफिसिट डिसाइड किया गया है दैट इज मच हायर देन 5.5%। हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसके अंदर ये रिकमेंड किया गया था जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5.5%, बट स्टिल 6.4% कंपैरेटिवली ठीक है एज कंपेयर टू 6.9। इसी चीज को यहां पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे इस चीज को और ज्यादा रिड्यूस करेंगे और 2025-26 आते आते इस चीज को रिड्यूस करके हम 4.5% के आसपास में ले आएंगे, ठीक है? इनफैक्ट जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट और जो प्राइमरी डेफिसिट है माना जा रहा है कि वो भी आगे जाकर डिक्लाइन होने वाला है। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि कितना पैसा हमारा डोमेस्टिकली हमारे पास पैसा आता है और कितना पैसा हम खर्च करते हैं, ठीक है? उन दोनों के बीच में जो डेफिसिट है उसको भी रिड्यूस करना है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है कि प्राइमरी लेवल पे हम जितना पैसा आता है हमारे पास और जितना पैसा हम खर्च करते हैं दोनों के बीच में जितना भी डेफिसिट है इन सबको यहां पर कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना है। नो देखिए रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, इन सारे टर्म्स को मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया था ताकि आपको बजट के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली समझ आ जाए। आई होप आपने वो वीडियो देखी हुई है, ठीक है? आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी अगर आपने वो देखी होगी तो। नाउ हाउ रियलिस्टिक आर दीज एस्टिमेट्स? यहां पर जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि जो रेवेन्यू साइड वाला पैसा है, यानी रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, देखिए दो वर्ड्स होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू होता है जो पैसा आता है, एक्सपेंडिचर का मतलब है जो पैसा जाता है, ठीक है? तो रेवेन्यू वाला जो साइड है गवर्नमेंट का वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, मतलब पैसे आने वाले हैं बट उतने स्ट्रांगली नहीं आने वाले, ठीक है? कंजर्वेटिव का मतलब जो है कि जो जैसा पहले था वैसा ही होने वाला है। टोटल रेवेन्यू रिसीट जो है हमारा माना जा रहा है कि टोटल जो हमारी इनकम जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साल इंक्रीज होने वाली है दैट इज जस्ट 6%, मतलब सिर्फ 6% है। मतलब पहले अगर 100 रुपए मिलते थे तो इस बार सिर्फ 106 रुपए मिलने वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर टैक्सेस के थ्रू पैसा यहाँ पर नहीं आने वाला है। इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाई बेस फिगर्स, ठीक है? बट इसके कारण हमारा रेवेन्यू जो रिसीट है वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है? अब देखिए जो हमारा रेवेन्यू आता है वो दो चीजों से आता है, एक होता है टैक्सेस से आता है और एक आता है नॉन टैक्सेस से। तो अगर आप टैक्सेस वाला देखेंगे, देखिए वो तो हमने देखा कि ठीक है और टैक्सेस ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, स्पेशली सिर्फ 6% एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। बट अगर आप नॉन टैक्स देखेंगे, नॉन टैक्स में देखा गया डिक्लाइन हो गया उल्टा, मतलब 14% हम नीचे चल रहे हैं, मतलब नॉन टैक्सेस से पैसा ही नहीं आ रहा है, बहुत ही कम पैसा आ रहा है। नॉन टैक्स क्या होता है? देखिए टैक्सेस का मतलब है जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है? इन सब जो जीएसटी हो गया, जीएसटी ये सब क्या होता है? गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पे करते हैं तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के रूप में पैसा आता है। और नॉन टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्सेस के अलावा जैसे बहुत सारी जगहों पर, जैसे देखिए आरबीआई, देखिए आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है। तो आरबीआई जब भी हर साल जो पैसा कमाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी इसमें शेयर है ना उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड्स मिलते हैं, मतलब पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो ये डिविडेंड्स जो मिलते हैं ना इसी चीज का जो होता है दे आर कॉल्ड एज नॉन टैक्सेस। देखिए डिविडेंड्स क्या होते हैं?
अगर आप शॉर्ट में समझेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर मान लीजिए कि आप है, ठीक है, आपने मान लीजिए कंपनी के अंदर 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए, तो आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी को आगे जाकर 1000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और आपके उसमें शेयर है, मान लीजिए आपके 10% शेयर्स हैं, तो उस 1000 रुपीज का जो 10% है यानी कि 100 रुपए आपको वहां पर डिविडेंड्स के रूप में मिलेंगे, मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे। तो यही डिविडेंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलते हैं उसी के थ्रू यहाँ पर नॉन टैक्सेस का पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आता है, ठीक है। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमने पिछले अभी जस्ट कुछ देर पहले बात की थी, टोटल हमने 1.75 लाख करोड़ का यहाँ पर प्लान किया था, 78,000 करोड़ को हमने इसको एस्टिमेट किया, बट हमारे पास जो एक्चुअल पैसा आया सिर्फ 65,000 करोड़ आया हुआ है, ठीक है। तो यही हमारे मतलब कुछ इशू चल रहे हैं कि हमारे पास उतना पैसा आ नहीं रहा है, और उसका मेन रीजन क्या है, कोविड के कारण नहीं आ रहा है, उसके कारण बहुत जगहों पर जो पैसा है हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि जो अगले साल की जो सब्सिडी होने वाली है वो भी काफी लोअर होने वाली है, और हमारा जो टोटल जो सब्सिडी हम पिछले साल जो हम प्रोवाइड करते थे उसके कंपैरिजन में अराउंड 1.15 लाख करोड़ हम यहाँ पर कम सब्सिडी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा फूड सब्सिडी है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। बट अगेन आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्यों यहाँ पर सब्सिडी रिड्यूस हो रहा है वो चीजें साइड में, बट सोचिए कि क्या सब्सिडी रिड्यूस होने के कारण हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखिए सब्सिडी वहां पर तब प्रोवाइड की जाती है जब वहां पर इंडस्ट्रीज काम कर रही हो, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी इंडस्ट्रीज ही काम नहीं कर रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद है, यहाँ पर धीरे धीरे खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, इसी कारण इतनी सारी सब्सिडी की डिमांड नहीं आ रही है, ठीक है। इस चीज के कारण यहाँ पर सब्सिडी, जो फूड सब्सिडी है और जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो दोनों यहाँ पर उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज अभी तक ओपन नहीं हुई है, इस चीज के कारण वो रिड्यूस भी है, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा है। अब इसके अलावा कुछ यहाँ पर टैक्सेस की प्रपोजल्स की बात की गई है कि इस पर्टिकुलर जो बजट आया है उससे जस्ट कुछ सालों पहले या फिर कुछ दिनों पहले एक्चुअली टैक्सेस के डिफरेंट सारे प्रपोजल्स आ रहे थे, तो किस किस चीज को यहाँ पर इसके अंदर एंटरटेन किया गया है। सबसे पहले बोला गया है जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स था, आपको याद है जितने भी डिजिटल एसेट्स हमारे पास उन सबको बोला गया है कि उन सबको जब भी कोई डिजिटल एसेट्स को यूज करेगा तो उसके बदले में अराउंड 1% का टैक्सेस यहाँ पर एज सोर्स लगाया जाएगा, मतलब जो भी पर्सन यहाँ पर डिजिटल एसेट्स को यूज करेगा उसको बदले में 1% का टैक्सेस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है जितने भी अगले सालों के अंदर स्टार्टअप्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, स्टार्टअप मतलब कोई भी न्यू कंपनी स्टार्ट होने वाली है उसको 1 साल के लिए टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा उसको हम टैक्सेस उससे पे नहीं करेंगे, मतलब उससे ज्यादा टैक्सेस नहीं लेंगे ताकि वो कंपनी बेसिकली ग्रो कर सके। थर्ड चीज, जो भी न्यू कंपनीज यानी कि न्यू एंटिटीज यानी कि जो भी स्टार्टअप कंपनीज होंगी उनको कंसेशनल टैक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उनको देखिए 1 साल तक तो हमने देखा कि 1 साल तक तो उनको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे, मतलब बहुत ही माइन्यूट टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी जो टैक्सेस होंगे ना काफी ज्यादा कंसेशनल होंगे, मतलब उनसे हम बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं लेंगे ना। क्यों यहाँ पर स्टार्टअप से पैसा नहीं लिया जा रहा है, क्यों टैक्सेस नहीं लिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें प्रमोशन मिले, ताकि पैसा उनके हाथों में रहे, पैसा उनके हाथों में रहेगा तो वो पैसा वो यूज कर सकते हैं अपने खुद की कंपनी को ग्रो करने के लिए, और उस कंपनी को ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्टअप इंक्रीज होगा, और स्टार्टअप इंक्रीज होगा तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। इन सब चीजों के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अभी भी स्टार्टअप का जो टैक्सेस है उसको रिड्यूस ही रहने देते हैं, ज्यादा उसके अंदर इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स देखेंगे तो आपको याद होगा कि बजट से देखिए हर साल बजट से जस्ट पहले एक चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट्स होती है वो है कि क्या हमारा पर्सनल इनकम का जो टैक्सेस है वो रिड्यूस हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज होगा, क्या होगा। तो आपने एक चीज देखा होगा, अगर आप टैक्स स्लैब्स को देखेंगे आप वहां पर देखेंगे तो अराउंड 0 से लेकर के 2.5 लाख लोग, मतलब ऐसे लोग जो कि ईयरली 0 रुपए से लेकर के 2.5 लाख तक कमाते हैं उनका इनकम टैक्स 0 है, ठीक है। फिर जो लोग 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक कमाते हैं उनका इनकम टैक्स 5% है। इसी तरीके से एक स्लैब बना हुआ है, तो इस बार डिसाइड किया जा रहा था, मतलब इस बार शायद बहुत लोगों का प्रपोजल था, बहुत लोग ऐसा एस्टिमेट कर रहे थे कि शायद इस बार टैक्सेस में कुछ बेनिफिट्स मिलेगी, ऐसे लोग जो कि 3 लाख या फिर 4 लाख तक कमाते हैं उनका यहाँ पर टैक्सेस 0 कर देंगे। बट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज को यहाँ पर स्टेटस को छोड़ दिया है, मतलब जो जैसा था वैसा ही छोड़ दिया है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। इसका देखिए अगर आप बाहर जाएंगे, अगर आप न्यूज चैनल्स को देखेंगे, अगर आप बाहर समाज के अंदर देखेंगे तो वहां पर बहुत लोग इस चीज से खुश नहीं है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप सेकंड तरफ समझेंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ही नहीं है, राइट। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है डिफरेंट काम करने को, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं हो तो फिर गवर्नमेंट पैसा मतलब काम कैसे करेगी, राइट। तो इसी चीज के लिए पैसे को यहाँ पे इन्वॉल्व, देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में बात की है कि जहां पर पैसा आना चाहिए था बट पैसा नहीं आ पा रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पर इस पोर्शन को यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है ना 2.5 लाख से 5 लाख वालों के लिए उनका 5% अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स इंसेंटिव की तरह काम कर सकता है, गवर्नमेंट के लिए बेसिकली वो पैसों का काम कर सकता है, ठीक है। इस चीज के लिए यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, आपको कभी भी हर चीज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को आपको प्रॉपर्ली समझना है कि एग्जैक्टली इस चीज का रैशनल क्या है। अगर वो चीज गलत है तो डेफिनेटली आपको क्रिटिसाइज करना है, बट अगर वो चीज सही है तो आपको उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। आपको एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है, सिर्फ सुनी बातों पर कभी भी आगे नहीं बढ़ना है। ओके, नाउ देयर इज अ प्रपोजल, एक प्रपोजल किया गया है कि जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का मतलब है मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, वो कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना, जो मशीन्स वगैरह रखी हुई है, उन सबके ऊपर एक यूनिफॉर्म 15% का टैक्सेस लगाया जा सकता है।
लगाया जा सकता है, ठीक है, बट इसको भी फाइनलाइज नहीं मिला है। जब भी होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बजट ने और भी बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट एफर्ट्स लिए हैं जिससे कि बिजनेस को यहाँ पर हेल्प मिल सके, ठीक है, बिजनेस को बूम होने में हेल्प करे। जैसे कि जो भी कंप्लायंस बर्डन था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। आपको याद होगा जो इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड वीडियो था उसके अंदर हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज के ऊपर जो पहले जो 25 से ज्यादा यहाँ पर कंप्लायंस लेने पड़ते थे, मतलब साइन कराने पड़ते थे, उसको रिड्यूस करके 5 कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, कंप्लायंस बर्डन जो था उसको डिक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा वॉलंटरी कंप्लायंस को इंक्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, हर एक पर्सन जो है वो दूसरी कंपनी के अंदर जाकर उसकी हेल्प कर सकता है। थर्ड चीज, लिटिगेशन को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब जो कोर्ट का जो लफड़ा वगैरह होता था उसको बहुत रिड्यूस कर दिया गया। एंड फाइनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा इंप्रूव किया गया है, उसको प्रमोट किया गया है ताकि कंपनी जो है वो आगे बढ़कर डिफरेंट चीजों के अंदर मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर सके। However, एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये भी है कि जो प्रोटेक्शनिस्ट जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि रॉ मटेरियल को अगर आप छोड़ दीजिए तो जितने भी फाइनल गुड्स हैं वो जब भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं तो इंडिया क्या कर रही है, उसके बदले में टैक्सेस लगा दे रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड यहाँ पर शो कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। देखिए इस बात में कोई डाउट नहीं है कि काफी मतलब ये शॉर्ट टर्म में हमें हेल्प करेगा, बट लॉन्ग टर्म का सोचिए। लॉन्ग टर्म में हमारी जो भी हमारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो भी हमारी इंडस्ट्री, अगर हमें ये मालूम चल गया, हमें ये एश्योरेंस मिल गई कि सोचिए कि गवर्नमेंट तो हमें बचा ही लेगी, तो क्या कंपनीज खुद को यहां पर इंप्रूव करने की कोशिश करेगी? क्या कंपनीज यहां पर खुद को इंकरेज करने की कोशिश करेगी? नहीं करेगी, राइट? तो कंपटीशन यहां पर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर बोला गया है कि जो यहाँ पर माइन्यूटली जो रेट डिफरेंसेस किए गए, मतलब बहुत ही स्मॉल जो रेट डिफरेंसेस हुए हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे जो टैक्सेस है उसको जो लोअर कर दिया गया है, लेकिन मतलब ये बेसिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का टैक्सेस को लोअर कर दिया गया है और जो बाहर वाले हैं जो उनके टैक्सेस को यहाँ पर इंक्रीज कर दिए गए हैं, उसके कारण इट कैन एडवर्सली इंपैक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस। यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री जो है खुद को कभी भी इंप्रूव करने की कोशिश ज्यादा नहीं करेगी, बिकॉज उनको ऑब्वियसली बाहर से कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं मिलेगा, बिकॉज बाहर की इंडस्ट्री इंडिया में आकर काम नहीं कर पाएगी। उसके कारण कॉम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे यही लोग जो बिजनेस वाले हैं, लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज को और ज्यादा हाई करने के लिए लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे और गवर्नमेंट फिर उस टाइम प्रेशर में आ जाएगी। ये चीज यहां पर ऑथर बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस चीज के बारे में बात करेंगे, जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जहां पर 13 डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर है। और स्पेशली इनमें जितने भी न्यू इंडस्ट्रीज जो कि इस सेक्टर्स के अंदर जो स्टार्ट होंगे, उनको एक्सपोर्ट करने, मतलब वो चीजें जो बनाएंगे उनको एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज एक्चुअली हेल्प तो करेगी, ठीक है, आप एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हो, बट ऑथर का कहना है ये भी है कि साथ में कहीं ना कहीं आप कंपटीशन यहां पर रिड्यूस ना करो। जो भी यहां पर प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड है उसको आप रिड्यूस करो। देखो, आप पूरी तरीके से खत्म मत कीजिए, अपनी खुद की इंडस्ट्री को यहां पर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, दैट इज वेरी गुड, बट कंपटीशन को पूरी तरीके से खत्म मत कीजिए, कंपटीशन आप रहने दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्सपेंडिचर साइड को देखेंगे, गवर्नमेंट यहां पर कहां एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट कहां पे खर्चा कर रही है, तो ये माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो काफी होने वाला है, मतलब लॉन्ग टर्म जो पैसा है काफी ज्यादा खर्च होगा। स्पेशली जो पीआईएल स्कीम है, जो उसमें टोटल 14 सेक्टर्स है, उसके अंदर काफी ज्यादा पैसा मतलब खर्च होने वाला है। स्पेशली जो पीआईएल स्कीम है, जैसे कि एयरवेज हो गया, ठीक है, बहुत सारी टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स है, इन सबको यहां पर देखा जाए तो एमएसएमईज का जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। वो अगर इन सबको देखिए, जितने भी एमएसएमईज जो है उन सबको अगर पैसा मिलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा और बहुत सारे न्यू एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे न्यू जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। होपफुली बोला जा रहा है कि जो एक्सेसिव प्रोटेक्शन है, यानी कि जो हमारी खुद की इंडस्ट्री है उसको जो एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड किया जाता है उसको हटाया जाएगा, और जो एमएसएमई को जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है उसको हटाया जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट की हमारी जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसका कॉम्पिटिटिवनेस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बोला गया है कि कुछ यहाँ पर सजेशंस दिए गए हैं। सजेशंस यहाँ पर कुछ बजट के अंदर दिए गए हैं कि अराउंड 2.37 लाख करोड़ रुपीस ये फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली पे किए जाएंगे डिफरेंट सब्सिडीज के थ्रू, ठीक है। जो होता है ना, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू यहाँ पर बहुत सारा एमएसपी का जो वैल्यू है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा जो केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बात की गई है, जहां पर बोला गया कि अगले एक साल के अंदर इस दोनों रिवर को यहाँ पर लिंक करने के बारे में बात की गई है। 1400 करोड़ इसके लिए यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यू कार्गो टर्मिनल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। कार्गो टर्मिनल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो शिप जहां पर आती है ना, तो जहां पर जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के अंदर वहां पर आकर के अपने सारे के सारे मतलब आप सामान को स्टोर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्गो टर्मिनल्स, ठीक है। उसे बनाया जाएगा और यहां तक कि बहुत सारे हाईवेज, यानी कि मोर देन 25,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज बनाए जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है। जब रोडवेज, रेलवेज, इन सब चीजों को जो मतलब प्रॉपर्ली यहां पर जो बनाया जा रहा है, उन सब के अंदर ये भी चीज इन्वॉल्व है। फाइनली जो ऑथर है वो ये बोल रहा है कि बजट जो बनाया गया इस बार, दैट इज इन द डिजायर डायरेक्शन के अंदर है। नो कैसे, देखिए, जो सर्कमस्टांसेस
सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास हैं, कोविड का जो सिचुएशन है, जो आसपास हमारी जो टैक्सेस का जो चीजें जो मतलब टैक्सेस काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ा है। इन सब के कारण जो बजट है इस बार काफी ज्यादा डिजायर डायरेक्शन में है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा बनाया गया है। देखिए एक हाइप यहाँ पर बनी हुई थी कि सारे का सारा पैसा यूनियन के पास रहने वाला है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा। बट अगर आप बजट को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे तो एक चीज तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि 60-65% से ज्यादा जो पैसा है वो एक्चुअली स्टेट के पास जाने वाला है। मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने वाली है, दैट टू एट एन इंटरेस्ट फ्री लोन ये प्रोवाइड करेगी। तो स्टेट जो है अपने अपने स्टेट के अंदर ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिसाइड्स ये जो ये बजट है, देखिए ये बजट तो बन चुका है, बट सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बजट का हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए इंडिया के अंदर कोई भी प्लान ना बनता बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग प्लान्स बनते हैं, बट द पॉइंट इज कि उसका इंप्लीमेंटेशन फेज कहीं ना कहीं हमेशा खराब हो जाता है। उसके कारण वो चीज डिजायर्ड बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो जो ऑथर है वो फाइनली इस बात पे एंड कर रहे हैं, वो बोलते हैं लेट्स होप कि इस बार हम जो जिंक्स है हमारे ऊपर जो जिंक्स लग चुका है कि हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, इस चीज को हम ब्रेक कर दे और हम अच्छे इंप्लीमेंटेशन के साथ इस पर्टिकुलर बजट को हम प्रॉपर्ली यहाँ पर वो कर सके, ठीक है, इंप्रूव कर सके। तो ये थे हमारे दोनों ही एडिटोरियल। आई होप आपको दोनों एडिटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। और देखिए इन एडिटोरियल्स के अंदर हमने यहाँ पर जो बजट के जो बेसिक आउटलाइंस थे उसे हमें प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की है। अब इन दोनों को अगर आपने सुन लिया है तो आपको बेसिक एक आइडिया डेफिनेटली लग गया होगा कि इस बार बजट के अंदर क्या क्या चीजें बात की गई हैं और कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। जैसे फिस्कल डेफिसिट को यहाँ पर इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, हेल्थ के ऊपर एक्स्ट्रा मतलब नहीं किए गए हैं, एजुकेशन के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। उसका मेन रीजन है मतलब प्रॉपर रीजंस दिए गए हैं ऑब्वियसली उसके अलावा। और जो इस बार मेन प्लान किए गए हैं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मॉडल्स है, डिफरेंट जो कनेक्टिविटी के मॉडल्स हैं उन सबको यहाँ पर इंप्रूव करने के ऊपर, स्पेशली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा उसको यहाँ पर इंक्रीज करने के ऊपर, जो हमारा एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, जो हमारे डिफरेंट बिजनेस हाउसेस हैं, इन सबको यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए काफी ज्यादा बातें की गई है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक अब जो आउटलाइन था वो हो गई। अभी कुछ दिनों के अंदर हम बजट का एक प्रॉपर एक अच्छे से वो करके हम प्रॉपर्ली उसको बातचीत करेंगे उसके में, ठीक है, हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये दोनों आइडियोल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स वगैरह होते हैं, क्वेरीज होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।